हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो आपको ध्यान से देख लेना है। क्योंकि बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, मैं बता दूं, क्वेश्चन जो है हम रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन्होंने बहुत सारा कमेंट किया कि सर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए, भैया हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए। तो उनकी डिमांड पर वीडियो लाया गया और जो भी बच्चे इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, वो एक बार पढ़ के अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और जिन बच्चों फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो को एक लाइक जरूर प्यारा सा कर दें और कमेंट कर दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही है। उस टॉपिक को हम सबसे पहले आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक हार्ड होते हैं उनको हमें जल्दी पढ़ लेना चाहिए। और मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको वन शॉट दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। और मैंने आपके लिए जो मॉडल पेपर होता है, जो सबसे ज़्यादा हमारे एग्जाम में नंबर बूस्ट करने का तरीका जो होता है वो होता है मॉडल पेपर को सॉल्व करना। देखिए, मान लीजिए आपने अपने पूरे साल में अगर अप्रॉक्सीमेटली आप कहें तो अगर आपने 10 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया है तो आप 10 मॉडल पेपर में कई सारे क्वेश्चंस को देख चुके होंगे। अगर हम मोस्टली बात करें तो लगभग 100 क्वेश्चन आप लोग वो क्वेश्चन पढ़ चुके होते हैं 10 मॉडल पेपर के अंदर, जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं या जो पेपर में आ चुके हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है, एक आपको अंदाजा हो जाता है कि हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए हमें मॉडल पेपर जो है बच्चों, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, गेस पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का मॉडल पेपर की सीरीज चला रहा हूं। और आपको मैंने कई सारे मॉडल पेपर को चैनल पर विद सॉल्यूशन के साथ, विद हल के साथ आप लोगों को सॉल्व कराया। उनको जाकर एक बार देख लेना, उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिए जाएंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम इन सभी क्वेश्चन को एक बार धीरे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है पहला कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो निम्न में से किसका मात्रक है। तो आप याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों, वो किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक, जो कि मैंने पहले बता दिया। इस सारे क्वेश्चन जो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ऐसे आपको 4 विकल्प मिले होंगे। अगला देखो, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखो, 8 कूलाम ऋण आवेश होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये हमारा न्यूमेरिकल, इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोर्ड के पेपर में कई बार आप लोगों ने देखा होगा। एक सूत्र होता है बच्चों हमारा Q = Ne। आई होप, मैं आशा करता हूँ सूत्र आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी कि N = हमसे पूछ रहा है। तो N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए जो है E। अब इसका एक मान होता है जो कि होता है कांस्टेंट। देखिए, Q इतने कूलाम ऋण आवेश, यानी कि कूलाम का आवेश दिया गया, यहाँ पर कितना है, 8 कूलाम आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बच्चों, E जो होता है इसका मान कांस्टेंट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखो, दशमलव को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो को हम लोग बढ़ा देंगे, दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, 16×5 अब N का मान हमें आ गया है 5/10⁻⁻19। अब बच्चों, ऐसा हमारा किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बार समझ लो। देखो, N = हम क्या करेंगे, 5। अब इस 10⁻⁻19 से इनको हम ले चलेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएंगे, 5 × 10⁻19, यानी कि 5 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन आप लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ जाएगा। और ये हमारा पहला वाला विकल्प इसीलिए राइट आंसर है। तो आपको पता हो गया किस तरीके से 5 × 10⁻19 इसका राइट आंसर आया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है बच्चों, अगला देखो। अब बच्चों देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका मान कितना होता है, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कितना होता है, E = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जो कि यहाँ पर बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है, क्या होता है, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो मात्रक होते हैं, जो आपका बोर्ड का पेपर होता है, वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन मात्रक को रिलेटेड आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है
न्यूटन प्रति कूलाम होता है आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो बच्चों, आपका जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा, या आपको कभी कभी इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। देखो ऐसे वोल्ट मीटर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको सेम चीज है, चाहे ऐसे लिखें या मल्टीप्लाई का निशान लगा दें, वोल्ट मीटर ही पढ़ा जाता है, याद रखेंगे। फिर बच्चों आता है वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है। पहला वाला हमारा विकल्प सही है, तो इसीलिए आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ लेना। किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। किसी भी आवेशी संधारित्र है तो उसमें ऊर्जा का हम सूत्र निकालते हैं, E = ½ Q² होता है। एक क्वेश्चन जो है इस पर आपको बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, जो आप संधारित्र वाला पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं कहता हूं जो भी बच्चे इसको वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो वो एक बार इन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर कर लें। वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं या आप दोबारा आके देख सकते हैं, लेकिन एक बार इनका रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन आपको लगभग कब करना है, आप आज वीडियो देख रहे हैं या कल वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके 4 से 5 दिन के बाद एक आपको पहला रिवीजन कर देना है। मैं बता दे रहा हूँ रिवीजन करने का तरीका। 4 से 5 दिन के बाद फिर आपको 10 से 15 दिन के बाद या 8 से 10 दिन के बाद एक बार और देख लेंगे, और मैं कहता हूँ हर एक क्वेश्चन आपकी जबान पे आ जाएगा। ठीक है। संधारित्र में प्रयोग किया जाना पहला वैद्युत पदार्थ क्या होता है। इसमें देखो मोम भी होता है, अभ्रक भी, कागज भी, यानी ये सभी हमारा इसीलिए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा घनत्व J और अपवाह वेग BD में संबंध क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में लघुत्तरी में भी पूछा जाएगा, और जब भी लघुत्तरी में पूछा जाएगा तो लगभग 3 नंबर में पूछा जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, यहाँ पर आपको सिर्फ सूत्र बताना है। तो हमारा तीसरा वाला विकल्प सही है। J = NE/VD होता है। कैसे आता है इसका पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने सॉल्व कराया है, आप चैनल पर जाके एक बार इसको देख लेना कैसे आया है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो जो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता होगी। देखो यहाँ पर हम लोग कई सारे सूत्रों को प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे इजीली और सरल सूत्र रहेगा। देखो हमारी वैद्युत चालकता हमसे पूछी गई, तो आपको एक सूत्र पढ़ाया है हमने जब इसको सॉल्व कराया था कि वैद्युत चालकता, सॉरी बच्चों गलत दिख रहा, ऐसे लिखेंगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता इक्वल टू, हमने एक सूत्र पढ़ा था 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, और यही सूत्र हम लगा देंगे, हमारा वैद्युत चालकता का मात्रक आ जाएगा। यानी कि वैद्युत चालकता इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, और विशिष्ट प्रतिरोध हमें यहाँ पर कितना दिया गया 500 ओम दिया गया, 1/500 कर देंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 जीरो लगे, तो हम एक लगाएंगे दशमलव, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर हम जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर हम इन दोनों जीरो से कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास आ गया 1/5, हम एक जीरो और बढ़ा देंगे और इधर 10 हो जाएगा, और 5 दूनी हो जाएंगे 10, यानी कि इतना आ गया 0.002। अब ये देखो यहाँ पर कितना दिया गया 0.002 ओम इनवर्स दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है इस सूत्र की सहायता से इसको हमने सॉल्व किया है, और 1 नंबर में था, इजीली सॉल्व हो गया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान बेशक चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। याद होना चाहिए किलोवाट घंटा जो होता है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। बोर्ड में पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। देखो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन, मैं कहता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। शायद 2022 और 23, हाँ 22-23 के दोनों साल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। शायद 22 में या 23 में आया है, या शायद दोनों साल आया, लेकिन आया है 22-23 में एक बार, ये पता है मुझे। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। इन सभी में कंपेयर करेंगे तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होती हैं उनकी विद्युत जो चुंबकीय पारगम्यता होती है सबसे अधिकतम होती है। और बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर सभी वाला ऑप्शन लगा देते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है। हम लगाएंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है क्यूरी का नियम। क्यूरी नियम का पालन किस ताप पर होता है। जो क्यूरी नियम है, क्यूरी का नियम है, उसका पालन जो होता है किस ताप पर होता है, तो उसका नियम का जब पालन होगा तो वो ताप जो है क्यूरी ताप से ऊपर हो, क्यूरी ताप से ऊपर हो। क्यूरी के नियम जो है उससे ताप क्या हो, ऊपर हो, उससे ज़्यादा हो।
समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी IMP लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज भी, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें अगर वोल्टेज भी है, याद रख लेना वोल्टेज की बात कर रहा है, वोल्टेज भी है तथा धारा I हो, तब शक्ति क्षय क्या होगी। देखो अगर वोल्टेज V है और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और उसमें धारा I है, तब उसमें शक्ति क्षय क्या होता है। जो धारा वोल्टेज और धारा होती है इनके बीच में कोण पर निर्भर करता है, इनके बीच में कितना कोण इस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हमारा चौथा वाला विकल्प सही है, आप इस पर निशान लगा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 1/2 पाई होता है, अंडर रूट के अंदर L और C होता है। ठीक, L इंटू C भी आपको कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा। देखो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कितना होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, क्या होता है, या कोई संबंध होता नहीं। देखो ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें पढ़ते थे, एक ऊंचाई और एक अपचाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसकी द्वितीय कुंडली होती है, उसका मान, उसमें धारा का मान जो होता है प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, कम होता है, लो होता है, याद रखेंगे। तो इसीलिए हमारा इसका दूसरा वाला विकल्प राइट है। अब बच्चों किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, क्या भ्रमण धाराएं संभव नहीं होती हैं, डिस्ट धारा नहीं होती, प्रत्यावर्ती धारा संभव है, प्रेरित धारा यानी कि DC इसमें इसका संभव होना मुश्किल है, बैटरी से नहीं चल सकता। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं, इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। गामा तिरंगे और ये जो अवरक्त तिरंगे होती है इन पर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाएगा इनमें से सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस तरंगे की, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अभी हमने आपको बताया 19 क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है बच्चों गामा तरंगों की होती है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन है आपका जो सेकंड बुक है उससे फर्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, देखो सघन माध्यम में अगर आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण यानी कि जिसको हम C से डिनोट करते थे वो बराबर हो, तो आपतन कोण का मान कितना होता है, 19 डिग्री होता है, कांस्टेंट मान होता है, याद रख लेना, कभी चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है। ठीक है, D4 डायोप्टर है। ठीक है, संपर्क में रखें तो संयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अति लघु उत्तरी में पूछ लिया जाएगा या तो डायरेक्टली ज़्यादातर चांस रहते हैं यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव ही में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बच्चों आपका सूत्र होता है शक्ति क्षय का, शक्ति नापने में P = होता है P1 + P2। अब बच्चों जो भी P जुड़े हों उनको Pn तक हम लोग जोड़ देंगे, ये होता सूत्र। तो यहाँ पर हमें P = क्या मिल जाएगा, देखो पहला है 4 डायोप्टर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 डायोप्टर हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे तो P = +2 डायोप्टर आ जाएगा। इसकी शक्ति क्या आ जाएगी बच्चों, +2 डायोप्टर आ जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में टिक किया गया है। ठीक है, लेकिन ये आपको शायद ना समझ में आता किस तरीके से आया, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं 7 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर हमें फोकस दूरी भी निकालनी है। सूत्र अभी हमें यही प्रयुक्त करना है इसकी शक्तियाँ निकालने की, क्षमताएं निकालने के लिए। P = क्या हो जाएगा, एक 7 डायोप्टर है और दूसरी -2 डायोप्टर है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो P = यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो 5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर बच्चों, फोकस दूरी। F = हमसे क्वेश्चन मार्क जो कि हमसे F = पूछा गया है। अब F = हमें निकालना रहेगा। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, जो सूत्र होता है बच्चों F = होता है 1/P। ये जो बच्चों F में F = 1/P आता है, तो यहाँ पर फोकस दूरी जो आएगी वो आपकी मीटर में आएगी। अगर बच्चों आप लोगों को फोकस दूरी जो कि यहाँ पर ऑप्शन में सभी ऑप्शन दिए गए हैं जो कि 20 सही है, अब कैसे सही है, सारे ऑप्शन यहाँ पर किस में दिए गए, सेंटीमीटर में, तो इस मीटर को हमें चेंज करना रहेगा सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100/P कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें P का मान पता है जो कि हम लोगों ने निकाल लिया, 5 डायोप्टर है, तो F = क्या हो जाएगा, देखो 100/P और P का मान है 5, तो हम करेंगे
5 दूनी 10 यानी कि ऊपर बचा 20 यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर 20 cm आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए मान जो आया है वो किस तरीके से आया है। ठीक है, अब बच्चों आई होप आप इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लोगे। इस वाले क्वेश्चंस को वायु में प्रकाश की चाल इतनी है तो अपवर्तनांक कितना है, तो कांच में प्रकाश की चाल इतनी आएगी, आप निकाल लेना। ये सबसे सरल न्यूमेरिकल है। अगर बच्चों ये भी नहीं निकाल पाते तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपकी तैयारी बहुत कमजोर है। तो इसके लिए हमारे आपको सभी बंसोट देखना रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल के वीडियो देखना रहेगा। अगर आप निकाल लेते हैं एक बार, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप इजीली इस क्वेश्चन को भी निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल के एक बार देख लेना। नहीं निकलता तो मैं आपको बताऊंगा, आपकी तैयारी को भी कराऊंगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको कमेंट कर देना सर हमसे नहीं निकल रहा, मैं उस लेवल के भी आपके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ उसमें ऐड कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता, चलो मैं एक बार बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी देख लो, क्यों आपको छूट जाएगा, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो, एक आपने सूत्र पढ़ा था N इक्वल टू C/V, N इक्वल टू C/V सूत्र पढ़ा था ना। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश की चाल यानी कि V इक्वल टू हमसे पूछा जा रहा है, सूत्र क्या हो जाएगा V इक्वल टू C/N आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र आ गया आपका। अब देखो V प्रकाश की चाल यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, हम निकाल लेंगे। C का मान यहाँ पर दिया गया 3 × 10⁸ ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कांच का अपवर्तनांक N का मान दिया गया 1.5। देखो इधर से हटाएंगे दशमलव, ऊपर लगा देंगे हम 0, हो गए 15, 15 से 2 को भाग कर देंगे 30 को, तो हो जाएंगे 15 दूनी 30, यानी कि V इक्वल टू आ गया 2 × में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। एक सूत्र सामान्य सा सूत्र है, इसको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो बच्चों आज याद कर लो। अगर बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों जो क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। देखिए प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, इसकी अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि जो होती है वो बच्चों ध्रुवण के कारण होती है, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है? मोमबत्ती का, बल्ब का, लेजर लाइट का, मरकरी ट्यूब का। देखो लेजर लाइट होती है डायरेक्टली एक प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश में सबसे अच्छा स्रोत होता है, उसकी डायरेक्ट लाइट जाती है, सीधी लाइट जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका चौथा वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, एसटीपी नियतांक का मात्रक कितना होता है? ये तो आपका मान याद रखना है, क्वेश्चन पता है, इसमें आपको कोई भी चीज नहीं बताई जा सकती है। ठीक है, एसटीपी नियतांक का मात्रक 5.67 × 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की घात 4 होता है, याद रखेंगे। फोटोन का गतिक द्रव्यमान H/c होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, याद रखेंगे। किसी भी वस्तु का विराम द्रव्यमान लगभग 0 ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। देखो एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर हमें आयनित करना है तो इसके लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा होना चाहिए 13.6 eV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक एमयू तुल्य होता है। देखो एक एमयू किसके बराबर होता है? एक एमयू जो होता है, एक एमयू ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होता है? 931 MeV बराबर होती है, 931 MeV के बराबर होता है एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें MeV का फुल फॉर्म होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है? देखो यहाँ पर आपका चौथा वाला विकल्प, तीसरा विकल्प सही दे रहा है, तो आप ये मत समझना क्यों दे रहा है। देखो ये वाला सही नहीं है, देखो यहाँ पर समझ लो, हो सकता है आप इसको देखकर डायरेक्टली मान लें। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण नहीं, तो अस्थायी कण की तो हम बात करेंगे तो हम न्यूट्रॉन को सही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझाया गया था, हम एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर समझा रहे थे, उसका सही विकल्प लगा दिया था, इसका हमने छोड़ दिया था, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर बात हो रही थी हीलियम के नाविक की, तो हीलियम का जो नाविक होता है वो अल्फा कण होता है, याद रख लेना, उसका यहाँ पर विकल्प दिया गया था, ना कि इस क्वेश्चन का। तो निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है, तो आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में क्या होते हैं? ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ही कोटर होते हैं। पीएन संधि डायोड के अर्धचालक में वैद्युत चालन का क्या कारण होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, सॉरी बच्चों नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन का ये सारी गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य का प्रकाश जो है लगातार आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको मैं एक होमवर्क में दे रहा हूं तो नाभिकीय विखंडन का जो समीकरण है वो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नाभिकीय विखंडन का जो समीकरण होता है उसको कमेंट करके बताना है।
ठीक है बच्चों। तो ये 35 क्वेश्चंस का आई होप आपको रिवीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो भी छात्रों ने पहली बार देखा है तो एक बार वो दोबारा देख लें, रिवीजन कर लें और 8 से 10 दिन के बाद फिर एक बार देख लें, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली चैट करने के माध्यम से DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर SB स्टडी क्लासेस को सर्च कर वहाँ पर भी हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। कई सारे बच्चे वहाँ पर हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।